स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। अगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखें और खास करके अजीत पवार के पिछले कुछ दिनों में दिए गए बयानों को देखें तो आपको लगेगा कि अजीत पवार कुल मिलाकर जो महायुति में जो पार्टनर्स हैं यानी कि बीजेपी, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। एक के बाद एक उनके जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट में है, बीजेपी के खिलाफ में दिख रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि अजीत पवार बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अजीत पवार एक तरह से अपना जो वोट बैंक है, उनका जो बेस है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अजीत पवार की पॉलिटिक्स क्या है, और खास करके तब जब पिछले लोकसभा चुनाव में जो महायुति में जो अलायंस है उसके पार्टनर्स में, 3 पार्टनर्स में जो सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए थे वो अजीत पवार की एनसीपी थी। तो ऐसे हालात में जब विधानसभा चुनाव में उनका स्टेक काफ़ी लगा हुआ है, महायुति की सरकार आएगी नहीं आएगी, वो काफ़ी कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि अजीत पवार, बीजेपी और जो शिंदे सेना है इसमें वोटों का ट्रांसफर कितना स्मूथ होता है, या लोकसभा चुनाव की तरह वोटों के ट्रांसफर में दिक्कत होती है, क्योंकि अजीत पवार के बयान से वोटों के ट्रांसफर में दिक्कत हो सकती है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात अजीत पवार के नए पैतरे, उनके नए मूव की। सबसे पहले अजीत पवार के कुछ बयानों की चर्चा करते हैं। अजीत पवार ने सबसे पहले जो बयान दिया पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो एक काफ़ी मशहूर बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि हम डिवाइड होंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की जो ये मशहूर लाइन थी, वो महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जब कैंपेन करने के लिए गए तो उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के चुनाव में भी इस नारे को उन्होंने दोहराया, जिस पे अजीत पवार ने आपत्ति दर्ज की। और अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो शिवाजी से चलती है, और इसलिए महाराष्ट्र में जो उस तरह की पोलराइजेशन और बटेंगे कटेंगे का जो नारा है वो उपयुक्त नहीं है। हालांकि उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नारा दे रहे हैं कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये उचित है, क्योंकि इसमें सारी जातियां और सारे समाज को इकट्ठा रहने की बात कही गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो ज़्यादा पोलराइजिंग है, उससे उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया अजीत पवार ने। अब उनके दूसरे बयान की चर्चा करते हैं। अजीत पवार ने दूसरा ये बयान दिया कि उन्हें अपने बारामती के इलाके में मोदी और शाह की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बीजेपी का अलायंस पार्टनर ऐसा कहे कि उसे अपने इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं अलायंस में खटपट है, अलायंस में जो केमिस्ट्री है वो गड़बड़ा गई है। लेकिन इसके क्या मायने हैं, अजीत पवार ने ऐसा क्यों कहा, ये भी हम समझेंगे। उनके तीसरे बयान की चर्चा करते हैं, जिसमें अजीत पवार ने कहा, एक इंटरव्यू उन्होंने अभी दिया जिसमें उन्होंने मशहूर जो उद्योगपति हैं गौतम अडानी का नाम लिया। उन्होंने ये कहा कि जो सरकार बनाने की कवायद थी 2019 में, उस बैठक में शरद पवार भी थे, अमित शाह भी थे, और तमाम नेताओं के अलावा देवेंद्र फडणवीस थे, और उस सारे बैठकों में उन लोगों के अलावा गौतम अडानी भी थे जो अडानी ग्रुप के सर्वे सर्वा है। अब ये गौतम अडानी का नाम लेना, क्या वो बीजेपी को एम्बैरस करना चाह रहे थे, वो शरद पवार को एम्बैरस करना चाह रहे थे, या फिर इस उनका नाम लेने से उनका क्या मतलब निकलता है, इसको भी समझेंगे। उनका एक चौथा बयान उनका है, उसमें उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास में जैसे पहले ओबीसी कंसोलिडेशन की बात हुई, क्योंकि बीजेपी का पूरा जो प्लान है इस समय महाराष्ट्र में जो सारी स्ट्रेटजी इस बात पर टिकी है कि ओबीसी का कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में हो। अगर मराठा, कुर्मी और जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस और एमबीए के पक्ष में उनका ध्रुवीकरण होता है, तो ओबीसी का कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में हो। उसके उलट अजीत पवार कहते हैं कि महायुति के पक्ष में ओबीसी की पोलराइजेशन जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक जमाने में जब बीजेपी के पास गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता थे तो उनके एक कॉल पे जो वो जिस जाति से आते थे वो ओबीसी कंसोलिडेट हो जाते थे, बंजारा जाति से आते थे तो ओबीसी का कंसोलिडेशन होता था। लेकिन आज की तारीख में वैसी बात नहीं दिखती है। तो ये भी बीजेपी के अगेंस्ट में एक तरह से बात है कि महायुति के फेवर में उस तरह से ओबीसी का कंसोलिडेशन नहीं है। अब सवाल है कि अजीत पवार ये सारे बयान क्यों दे रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर पहले बयान से शुरुआत करेंगे कि बटेंगे कटेंगे का उन्होंने विरोध किया, यानी कि योगी आदित्यनाथ का बीजेपी का जो प्लांक है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, जो पोलराइजेशन है, उन जातियों को जो अलग अलग फ्रेगमेंटेड हैं इस समय कुणबी, मराठा और ओबीसी में,
उसको कैसे हिंदुत्व की चाशनी में पिरोशकर उनको इकट्ठा किया जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में औरंगजेब का नाम ले रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से जो मराठा जाति थी और उनका जो साम्राज्य था उसको किस तरह से औरंगजेब और जो मुस्लिम रूलर थे उन लोगों ने हराने का काम किया, और कांग्रेस आज उनके साथ में खड़ी है। तो एक तरह से वो उस हिंदुत्व की पोलराइजेशन के लिए ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने भी इस तरह के बयान दिए, लेकिन अजित पवार उसके उलट हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की जो कहानी है, क्यों अजित पवार ऐसा कह रहे हैं, आप देखें कि जो अजित पवार की पार्टी एनसीपी है वो इस समय तकरीबन 60 सीटों पर लड़ रही है, 56 सीटें, और कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। उन सीटों में जो वेस्टर्न महाराष्ट्र की जो सीटें हैं उनका सीधा मुकाबला 40 से ज्यादा सीटों पर शरद पवार की पार्टी के साथ में है, जो शरद पवार उस पूरे इलाके में जिनका डोमिनेंस रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरह से अजित पवार 4 सीटों पर लड़े थे, लेकिन सिर्फ 1 सीट पर उन्हें सफलता मिली, जबकि शरद पवार 8 सीटें जीतने में कामयाब हुए। तो शरद पवार का जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में होल्ड है, वो जो होल्ड है, शरद पवार का जो वोट बैंक है, एक तो मराठा कम्युनिटी, जो मराठा उनको वोट करती है, दूसरा जो मुस्लिम कम्युनिटी उनको वोट करता है शरद पवार को। तो अजित पवार को लगता है कि उस वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर वो हिंदुत्व की चाशनी वाले स्टेटमेंट को दोहराएंगे, और अगर वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अगर योगी आदित्यनाथ की रैलियां वहां पे होंगी, तो उनका जो शरद पवार का वोट बैंक है, क्योंकि अजित पवार को वोट वही मिलना है जो शरद पवार के वोट बैंक से वो वोट चुराएंगे। उस वोट बैंक में जो मुस्लिम वोट देता है एनसीपी को, जो सेकुलर वोट माना जाता है, वो अगर हिंदुत्व की चाशनी वाले बयानों को एंडोर्स करेंगे तो उनका वो वोट बैंक छिटक जाएगा। जो मराठा और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो उन्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए अजित पवार योगी आदित्यनाथ के बयान की मुखालफत कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, ताकि उन्हें मुसलमानों का वोट मिले, मराठा का वोट मिले। उन्हें शरद पवार के वोट से वोट चुराना है। तो शरद पवार का जो कॉम्बिनेशन है, मराठा, मुस्लिम, कुनबी, ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, ओबीसी, उसको कैसे डेंट करें। वो डेंट हिंदुत्व की चाशनी से उन्हें लगता नहीं होगा, वो सेकुलर प्लान पे ही खेलकर डेवलपमेंट के एजेंडे से ही उस वोट को चुराया जा सकता है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट उनका ये था कि उन्होंने अडानी का नाम क्यों लिया। अब सवाल यह है कि इसमें एक तीर से उन्होंने कई सारे निशाने साधे। पहला, एक तरह से उन्होंने शरद पवार का भी नाम उसमें लिया कि उस बैठक में शरद पवार भी थे। तो अगर अजित पवार की स्ट्रैटेजी को देखें, पिछले कुछ महीनों में अजित पवार ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे, या फिर ऐसा कोई भी उन्होंने इंस्टेंस नहीं लिया है जिसमें कि वो शरद पवार के ऊपर अटैक करें। क्योंकि पिछले जब कैंपेन में, लोकसभा चुनाव के दौरान, जब अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने जो शरद पवार के ऊपर अटैक किया था कि शरद पवार पूरे भ्रष्टाचार, जो करप्शन के किंगपिन हैं, और अजित पवार को यह लगता है कि उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि शरद पवार की एक अपनी यूएसपी है, जो मराठा वोटर है उनकी एक उनके साथ में सिंपैथी है। और शरद पवार ने पिछले कुछ दिनों में कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है, वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अजित पवार को ये पता है कि पिछले चुनाव में किस तरह से बारिश में भीगते हुए शरद पवार ने पूरे महाराष्ट्र के चुनावी अर्थमेटिक को बदल दिया था। लोगों की सहानुभूति शरद पवार के लिए उमड़ पड़ी थी। तो अंतिम चुनाव कहकर शरद पवार जो सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, उसमें अगर शरद पवार के ऊपर कोई अटैक किया जाए, जिस तरह से अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था, उन्हें भ्रष्टाचार का किंगपिन बताया था, तो वो बैकफायर कर सकता है अजित पवार के लिए। इसीलिए इस चुनाव में देखें कि बीजेपी शरद पवार के ऊपर उस तरह से अटैक नहीं कर रही। बीजेपी का जो सारा अटैक है वो कांग्रेस के ऊपर है, वो शरद पवार को अटैक नहीं कर रही है। क्योंकि शरद पवार को जैसे ही बीजेपी अटैक करेगी, वैसे अजित पवार से वोट, वो जो था शरद पवार की सिंपैथी वाला, वो छिटक सकता है, वो कंसोलिडेशन शरद पवार के पक्ष में हो सकता है। लेकिन उसमें उन्होंने शरद पवार का नाम लेकर और अडानी का नाम लेकर एक तरह से हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश की है बीजेपी से, ताकि बीजेपी को भी एक चेक में रखा जा सके, और जो कहानी है आगे आने वाले दिनों की, उसमें वो दबाव बनाकर एक तरह से उन्होंने उसके लिए नाम लिया।
तीसरा जो उन्होंने बातें कही कि उन्हें अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैंपेन के लिए नहीं चाहिए, उसकी सीधी सी वजह है कि वो नहीं चाहते कि वो जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका है जहाँ पे उनका होल्ड है, वहाँ पे उस तरह की पोलराइजेशन, सेकुलर वोट उनसे छिटक जाए। इसीलिए वो चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो अकेले कैंपेन करके उस इलाके में अपनी सीटें जीत सकते हैं शरद पवार के सामने, यानी कि वो उस इलेक्शन को लोकलाइज रहना चाहते हैं, शरद पवार वर्सेस एनसीपी अजित पवार, और उसमें जो जिस तरह से लाडली बहना जो स्कीम है उसका जो डिविडेंड है उनको लगता है ज़्यादा मिलेगा अगर वो उस इलेक्शन को हिंदुत्व बनाम मुस्लिम पोलराइजेशन की दिशा में आगे न बढ़े। एक स्टेटमेंट उनका और था जो कि अजित पवार ने दिया अभी अपने सारे इंटरव्यू में। उन्होंने ये जो बातें कही कि ओबीसी का जो कंसोलिडेशन है, एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जिसमें उन्होंने कहा कि लोग तो 40 एमएलए लेकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं या प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनका इशारा क्या शिंदे की तरफ था जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी से कम संख्या में होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या वो पोस्ट पोल सिनेरियो में एक तरह से वो दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर उनकी सीटें होंगी और शिंदे की कितनी सीटें होंगी तो ये पूरा जो बैटल है मुख्यमंत्री का वो ओपन रहना चाहिए, और क्या वो शिंदे के ऊपर एक तरह से छींटाकशी कर रहे हैं जो कम सीटें, कम एमएलए के बाद भी मुख्यमंत्री बन गए और अजित पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर से संतुष्ट रहना पड़ा अजित पवार के 40 एमएलए के बावजूद। चौथा जो उनका स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि ओबीसी का जो पोलराइजेशन है महायुति के लिए उतना नहीं है जैसा कि गोपीनाथ मुंडे के ज़माने में हुआ करता था। तो क्या इस बयान से वो मराठा भर से जो ओबीसी की लड़ाई है महाराष्ट्र में जो चल रही है, जो महाराष्ट्र रिजर्वेशन को लेकर जो शुरू हुई थी, उस की कहानी में वो मराठा कंसोलिडेशन चाहते हैं? तो एक तरह से जो अजित पवार के जो स्टेटमेंट हैं और जिस तरह से वो अपनी गोटियां चल रहे हैं वो काफ़ी चालाकी से अपनी गोटी चल रहे हैं, और उन्हें लगता है कि पिछले लोकसभा में उन्हें जो सेटबैक मिला था और उस सेटबैक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने खुलेआम ये कहा था कि वोटों का ट्रांसफर अजित पवार से नहीं हुआ बीजेपी को, इसलिए बीजेपी का ज़्यादा लॉस हुआ। अब ये सवाल है कि क्या इस चुनाव में जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि क्या इस चुनाव में वोट का जो ट्रांसफर है अजित पवार के एनसीपी और बीजेपी और शिंदे सेना के बीच में होगा या लोकसभा चुनाव की तरह वहां पे भी रुकावटें हैं? क्योंकि जिस तरह के अजित पवार स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे ये लगता है कि वोटों के ट्रांसफर में दिक्कत हो सकती है अगर अजित पवार एक तरह से पूरी तरह से उनको सेटिस्फाई मोलिफाई नहीं किया गया। लेकिन ये वोट का ट्रांसफर काफ़ी क्रूशियल होगा महायुति के सरकार बनाने के लिए, क्योंकि अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र में वोटों का ट्रांसफर नहीं होता, मराठवाड़ा इलाके में वोटों का ट्रांसफर नहीं होता, तो बीजेपी की गाड़ी वहाँ पर फंस सकती है। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।